स्वागत है आप सभी का क्लासमेट टीचर्स की एक और वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंसो डाउटेड, जो कि एक फ्रेंच नोबलिस्ट हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में कि इस चैप्टर में मेंशन क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। तो ये चैप्टर उन दिनों की बात है जब फ्रांसो प्रूसियन वॉर चल रहा था। और इस वॉर में जब फ्रांस को प्रूसियन कंट्रीज ने हरा दिया था, उसके बाद फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की स्कूल लाइफ पे उस हार का क्या असर पड़ा, ये इस चैप्टर में दिया गया है। तो जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर में, उसका नाम है फ्रांस। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही दिया है, फ्रांस कहता है कि उस दिन उसे स्कूल के लिए देर हो गई थी और वो काफ़ी डरा हुआ भी था उस दिन, क्योंकि उसके जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने एक दिन पहले उन सभी से कहा था कि वो अगले दिन उनसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और फ्रांस डरा हुआ इसलिए था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। तो उसने एक पल के लिए तो ये सोचा कि क्यों ना आज कहीं बाहर जाया जाए, स्कूल को बंक कर दिया जाए। और इसलिए वो 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड्स हैं वहाँ चला गया। 100 मील यहाँ कोई जगह है और उसके पीछे ओपन फील्ड्स हैं। वहाँ जब फ्रांस जाता है तो उसने देखा कि ओपन फील्ड में जो प्रूसियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग मतलब वो मार्चिंग कर रहे हैं, अपना कोई मोर्चा निकाल रहे हैं वहाँ ओपन फील्ड्स में। अब फ्रांस की जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके मन में जो थॉट आया था स्कूल बंक करने का, उसे वो रेसिस्ट कर सकता था। इसलिए उसने सोचा कि स्कूल जाना ही ठीक होगा और वो स्कूल की तरफ चल दिया। स्कूल जाते वक्त जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि आज बुलेटिन बोर्ड पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। पर उसने इसे नोटिस नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि पिछले 2 सालों में उस शहर के लिए जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो सारी उसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। फिर चाहे वो हारे हुए युद्ध की खबर हो, या फिर कोई ड्राफ्ट हो, या कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर हो, वो सारी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दी जाती हैं। अब वो चलते चलते ही सोचता है कि इस बार क्या मैटर हो सकता है। इतने में ही एक ब्लैक स्मिथ और वॉचर फ्रेंच को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, ए लड़के, तुम जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। फ्रांस को लगा कि वो लोग शायद उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उस पर टॉन्ट कस रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। जब फ्रांस जल्दी जल्दी जाके अपने जो टीचर हैं एम हेमल, उनके छोटे गार्डन के पास पहुंचा, तो उसने नोटिस किया कि आज स्कूल बिल्कुल शांत था। क्योंकि नॉर्मल डेज में जब स्कूल शुरू होता है तो काफ़ी आवाज़ होती है। फिर चाहे वो टीचर के रूलर को रैप करने की आवाज़ हो, ओपनिंग या क्लोजिंग डेस्क की आवाज़ हो, या फिर बच्चों के लेसन्स को रिसाइट करने की, रिवाइज करने की आवाज़ हो। क्योंकि जब नॉर्मल डेज में स्कूल शुरू होता है तो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि फ्रांस को सुनने के लिए अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता है। और आज सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह स्टिल था, कहीं कोई आवाज़ नहीं। फ्रांस को लगा कि आज कुछ ना कुछ तो अजीब है। जब वो अपने क्लासरूम के बाहर पहुंचा तब उसने विंडो में से देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स पहले से अपनी डेस्क पर जाके बैठ चुके हैं और उसके टीचर एम हेमल क्लास में वॉकिंग कर रहे हैं। और उनकी जो ग्रेट आयरन रूलर है वो उनके आर्म के नीचे दबी हुई है। अब जब इतना सब कुछ शांत था तो ये फ्रांस के लिए और दुविधा वाली बात थी, क्योंकि जब शोर शराबा होता है, बच्चों इधर उधर जाते हैं, तो ये आसान होता है कि फ्रांस उनके बीच छुपकर अपनी डेस्क पर जाके बैठ जाए। पर आज जब सब कुछ इतना शांत था तो ये आसान नहीं था फ्रांस के लिए कि किसी की नज़र में आए बिना अपनी डेस्क पर जाके बैठ जाए। पर जैसा कि अब वो क्लास के बाहर आ चुका है तो उसके क्लास के अंदर भी जाना था। तो जब वो एंटर किया तब उसे पूरी आशंका थी कि उसके जो टीचर हैं एम हेमल, वो उसे डांटेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो क्लास के अंदर गया तो एम हेमल बड़ी प्यारी आवाज़ में बोले, फ्रांस, तुम जल्दी से जाकर अपनी जगह बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और ये सुनते ही फ्रांस को काफ़ी अजीब महसूस हुआ, पर वो जंप करके अपनी डेस्क पर बैठ गया। थोड़े टाइम बाद जब उसका माइंड रिलैक्स हुआ तब उसने नोटिस किया कि उसके टीचर एम हेमल ने आज कपड़े दूसरे पहने, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है। और ये जो कपड़े हैं
वो एम हेमल केवल प्राइज डेज या इंस्पेक्शन के टाइम ही पहनते हैं। नॉर्मल डेज के दिन वो सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। अब फ्रांस नोटिस करता है कि आज स्कूल भी सब लोग काफ़ी उदास हैं, स्कूल बिल्कुल शांत है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसका ध्यान पीछे की बेंचेस पे जाता है। पीछे की बेंचेस पे कुछ ब्लेजर्स बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर्स बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। ये सब लोग वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, कुछ लोग अपने कॉपीज़ के साथ आए थे, कुछ बेबीज भी थे वहाँ पीछे की बेंचेस पे। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है और काफ़ी परेशान होता है कि आज क्या अलग है, ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। इतने में जो एम हेमल होते हैं वो बड़ी प्यारी आवाज़ में बोलते हैं, मेरे बच्चों, ये वो आखिरी लेसन होगा जो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया है कि एल्सेक एंड लॉरेंस दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और इसलिए आपके नए जर्मन के मास्टर कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे और आज आपका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी काफ़ी अटेंटिव और फोकस्ड रहें। अब एम हेमल के जो बर्ड्स थे वो फ्रेंच के लिए काफ़ी थंडर क्लैप टाइप थे, मतलब उसके लिए काफ़ी शौकीन थे, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने आज तक फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना पढ़ना नहीं सीखा, मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत लिखना आता है फ्रेंच लैंग्वेज, और आज आखिरी लेसन आ गया फ्रांस का कि जब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकता है। उसे अभी अपनी मदर लैंग्वेज नहीं आती तो वो कैसे फ्रेंच मैन कहलाएगा। और अब उसे एहसास होता है कि पीछे बैक बेंचेस पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इसीलिए रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज सीख ही नहीं पाए, क्योंकि वो भी फ्रांस की तरह शायद सोचते होंगे कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, आज आखिरी दिन नहीं है। और देखो, वो आखिरी दिन आ गया जब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते थे। जो बुक्स थोड़ी ही देर पहले फ्रांस को बोझ लग रही थी, अब उसे वो बहुत अपने किसी पुराने दोस्त की तरह अच्छी लगने लगी। जो टीचर एम हेमल उसे काफ़ी क्रूर लगते थे, रूड लगते थे, अब उनकी बातें उसे प्यारी लगने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि एम हेमल का ये आखिरी लेसन है और ये आखिरी दिन है जब वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखेंगे। अब फ्रांस कहता है कि पीछे जो बैक बेंचेस पे जो लोग बैठे हैं वो भी शायद अपने टीचर को एक रिस्पेक्ट देने आए हैं उनकी 40 साल की ग्रेट सर्विस के लिए, क्योंकि जो उसके टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इसी स्कूल में पढ़ाते हुए बिताए हैं और अपनी ग्रेट सर्विस इस स्कूल को देते रहे हैं। अब फ्रांस ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसे अपना नाम सुनाई पड़ता है। एम हेमल बोलते हैं, फ्रांस उठो और पार्टिसिपल्स के रूल्स को रिसाइट करो। अब फ्रांस उठ तो जाता है पर कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रांस ने एक भी वर्ड नहीं पढ़ा था पार्टिसिपल्स के बारे में, तो कैसे वो रीड कर सकता है, कैसे वो क्लियरली पार्टिसिपल्स को रिसाइट कर सकता है। अब वो खड़ा रह गया। इसके बाद एम हेमल बोलते हैं, फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, पर तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए। हम रोज़ सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, हम कल सीख लेंगे, हम हर चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं। और देखो, आज वो आखिरी दिन आ गया जब तुम अपनी लैंग्वेज सीख सकते हो। और एल्सेक के लिए काफ़ी दुविधा वाली बात है कि हम लोगों को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे तुम पर रूल करने के लिए, जब बाहर से लोग तुम पर शासन करने के लिए आएंगे, तब उनके पास ये कहने का हक होगा कि किस अधिकार से तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कह सकते हो जब तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। जब तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं है तो तुम फ्रेंच मैन कहलाने के लायक भी नहीं हो। और कहीं ना कहीं जो एम हेमल होते हैं वो अपने आप को फ्रेंच के माता पिता को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती है। वो प्रेफर करते हैं कि तुम फार्म हाउस पे काम करो जिससे उनकी आमदनी बढ़े। उनके प्रेफरेंस ये नहीं है कि वो तुम्हें स्कूल भेजें। और कहीं ना कहीं वो अपनी गलती भी मानते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, या कभी मैं तुम्हें अपने गार्डन में पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। इस तरह जो एम हेमल होते हैं वो अपने आप को भी उसी तरह ब्लेम करते हैं जैसे वो फ्रांस को कर रहे थे।
अब एमएमएल आगे बोलते हैं कि फ्रेंच इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और जो हमारी लैंग्वेज होती है वही हमारी की होती है प्रिजन की। मतलब जब बाहर से लोग आके आप पर रूल करते हैं, तब आपकी जो लैंग्वेज है वो चाबी बन सकती है आपको कैद से छुड़ाने की। क्योंकि जब आप किसी कैद में होते हैं तब आपकी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करके प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आए उन्हें तो आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी नहीं। और अगर आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती तो आप किस लैंग्वेज में प्लानिंग करोगे। तो यहाँ एमएमएल कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज ही आपकी की है आपके प्रेजेंस से निकलने के लिए। और इसके बाद फ्रांस काफ़ी अमेज्ड हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था जब फ्रांस को सब चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में आ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसे इसलिए समझ में नहीं आता था क्योंकि वो अटेंटिव नहीं रहता था क्लास में, और शायद उसे लगा कि आज एमएमएल भी एक गरीब व्यक्ति की तरह अपना सब कुछ दान कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको जो कुछ भी आता था वो सब कुछ सिखा देने के पीछे तुले हुए थे आज। क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज उनका आखिरी दिन था जब वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखा सकते थे इन बच्चों को। अब ग्रामर के लेसन के बाद इन सब का राइटिंग का लेसन होना था, तो एमएमएल इन सब के लिए कुछ कॉपीज लेके आए जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था। राउंड हैंड मतलब कर्सिव राइटिंग, जिसमें कर्सिव राइटिंग में लिखा था फ्रेंच एल्सेके, फ्रेंच एल्सेके। मतलब इसमें दर्शाया गया है कि जो एल्सेक है, एल्सेक जो डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस का पार्ट है, ना कि बर्लिन का। इसी सोच के साथ एमएमएल ने ये कॉपीज सब में बांटी, और जब ये कॉपीज पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तब फ्रांस को ऐसा लगा कि जैसे पूरी क्लास में वाइट कलर के झंडे लहरा रहे हों। और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ फिर से एकदम शांत हो गया, और एक ही आवाज़ पूरी क्लास में गूंजने लगी, जो थी पेन स्क्रैचिंग की। मतलब जब हम लिखते हैं तब एक पेन की आवाज़ आती है, सिर्फ पेन की आवाज़ क्लास में गूंज रही थी। और नॉर्मल डेज पे जब कोई बीटल या कोई बग क्लास में एंटर करता है तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं उसे परेशान करने के लिए। पर आज जब एक बीटल क्लास में एंटर किया तो किसी ने उस पर नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि सब लोग इतने बिजी थे लिखने में, क्योंकि सबको पता था कि आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है जब वो अपनी लैंग्वेज सीख सकते थे। अब सब लोग अपना लिख रहे होते हैं और फ्रांस का ध्यान जाता है रूफ पे बैठे हुए पिजन्स की ओर, और वो कहता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? क्या वो लोग यहाँ आके इन पिजन्स से भी जर्मन में गब्बाएंगे? अब यहाँ ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि पिजन्स को यहाँ आज़ादी का प्रतीक बताया गया है, और यहाँ उनसे जर्मन में गब्बाने का मतलब ये है क्या उनकी पूरी आज़ादी छीन ली जाएगी? क्या पिजन्स की तरह उन पे कोई आज़ादी नहीं रहेगी? इस बात को दर्शाने के लिए ऑथर ने यहाँ इन लाइनों को लिखा है, और बीच बीच में जब भी फ्रांस ने आगे ऊपर देखा तो उसे एमएमएल का उदास चेहरा दिखाई दिया। एमएमएल को देखता था तब एमएमएल शांत विदाउट एनी इमोशन अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, और वो सब चीज़ों को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे, मानो वो हर चीज़ को अपनी आंखों में कैद करके ले जाना चाहते हों। क्योंकि एमएमएल ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल उसी स्कूल में बिताए थे। इन 40 सालों में कुछ भी नहीं बदला, केवल कुछ चीज़ें बदली जो थी उनके गार्डन के पेड़, जो कि अब बड़े हो चुके थे, और जो डेस्क थी क्लासरूम की वो भी अब स्मूथ हो चुकी थी। फ्रांस ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में एमएमएल की सिस्टर, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर पैकिंग कर रही होती हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें कंट्री छोड़ के जाना होता है, उनकी आवाज़ आती है। और इस आवाज़ के साथ एमएमएल और उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है और ये बात याद आ जाती है कि उन्हें कल देश छोड़कर जाना है। अब इसके बाद जो क्लास में पीछे बेबीज बैठे हुए थे वो भी अपने चैप्टर्स को रिसाइट करते हैं, बाबा, बीबी, और जो ओल्ड हाउसर होते हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं और उन बच्चों के साथ उन बच्चों के चैप्टर को रिसाइट करते हैं। अब जो ओल्ड हाउसर होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी डगमगा जाती है, और भले ही वो उनकी आवाज़ रोने जैसी हो रही थी पर उनकी आवाज़ डगमगाई हुई आवाज़ काफ़ी फनी लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो रो भी रहे हैं और साथ में हंस भी रहे हैं। ये बात काफ़ी फनी थी। उस दिन क्लास में सभी को रोना और हंसना एक साथ आ गया था। इतने में ही जो चर्च क्लॉक थी उसमें 12 बज जाते हैं, और जो प्रूसियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज़ थी वो क्लासरूम तक आने लगती है।
उस आवाज़ को सुनते ही एम हेमल अपनी जगह पे खड़े होते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि मेरे दोस्तों, पर इतने में उनका गला भर आता है क्योंकि उन्हें भी काफ़ी रोना आ रहा होता है अपने आखिरी दिन को याद करते हुए। और इसके बाद एम हेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं और एक चौक का पीस उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं बाइबल लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एम हेमल कुछ कहने की कोशिश तो करते हैं मगर उनका गला भरा हुआ था, वो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए वापस घूमकर अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास अब खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो पक्का आपको वीडियो पसंद ही आई होगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और यार, जो लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने फ्रेंड्स को। और ऐसा ना सोचें कि आपके इससे कोई भी कंपटीशन बढ़ता होगा, क्योंकि कंपटीशन, जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कंपटीशन पहले से ही इतना ज़्यादा है कि आपके 1 या 2 शेयर करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।